हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग होम साइंस के कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो कि आपके गृह विज्ञान की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनकी दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है टॉपिटैनी का संबंध है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोग को दिया था, तो कुछ ने सही भी आंसर दिए हैं, कुछ के गलत भी रहे हैं आंसर, कुछ ने इसका नाम भी पहली बार सुना है। तो देखिए इसके बारे में आज हम सारा कुछ जान लेंगे। टॉपिटैनी है क्या, पहले हम जानते हैं कि टॉपिटैनी का संबंध कौन सी साड़ी से है। अब इतना तो समझ में आ गया कि टॉपिटैनी है, इसका संबंध साड़ी से है, लेकिन किस साड़ी से है ये अभी हमें जानना है। इलकल साड़ी, कांचीपुरम साड़ी, चंपा साड़ी या फिर सोनपुर साड़ी। तो देखिए टॉपिटैनी का संबंध किससे है, इलकल साड़ी से है। इसको हम व्याख्या में देख लेते हैं। तो देखिए इलका साड़ी से इसका संबंध है टॉपिटैनी का। टॉपिटैनी है क्या, एक टेक्निक है, और ये जो टेक्निक है ये कहाँ से इसका संबंध है, किस जिले से है, किस स्टेट से है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इलका साड़ी का संबंध किस राज्य से है, ठीक है, तो भी आपको पता होना चाहिए। तो किससे है, कर्नाटक से है, और कर्नाटक के बागलकोट जिले के इलकल शहर से इसका संबंध है। इसी के नाम पर इसका नाम इलकल साड़ी रखा गया है। देखिए इसमें स्पेसिफिक क्या है, वार्प जो है वो लेंथ कॉटन का यूज किया गया है, और वेफ्ट में आर्ट्स सिल्क का इसमें यूज किया गया है। इसी तकनीक को क्या कहते हैं, टॉपिटैनी टेक्निक कहते हैं। ये जो टॉपिटैनी है ये है क्या, तो साड़ी का पल्लू, यहाँ पर आप पिक्चर में देख रहे होंगे, इस तरीके से ये डिज़ाइन है जिसे हम टॉपिटैनी कहते हैं। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए टॉपिटैनी है क्या, तो साड़ी के पल्लू का जो बॉर्डर है उसी को टॉपिटैनी कहा जाता है, और ये इलकल साड़ी से इसका संबंध है। कर्नाटक राज्य की है, बागलकोट जिले की है, कॉटन का यूज होता है और सिल्क का इसमें यूज होता है। तो इसका संबंध आपने जान लिया, और आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम कांचीपुरम साड़ी के बारे में भी जान लेते हैं। पहले चंपा साड़ी है आपकी, देखिए चंपा साड़ी को ही हम क्या कहते हैं, कोसा रेशम साड़ी भी कहते हैं। कभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोसा रेशम साड़ी या चंपा साड़ी को और क्या कहते हैं, तो कोसा रेशम साड़ी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए इसका जो संबंध है या इसका जो उत्पादन है वो कहाँ से है, छत्तीसगढ़ से है। आपसे पूछ सकता है चंपा साड़ी का संबंध किस राज्य से है, तो छत्तीसगढ़ से है, और छत्तीसगढ़ के रायपुर और चंपा से है, ठीक है। रेशम फैब्रिक से बनी साड़ियाँ होती हैं। इसमें जो रेशम होता है, रेशम फैब्रिक की बनी हुई साड़ियाँ होती हैं, यानी फैब्रिक जो है वो रेशम का इसमें होता है, और विशेष रूप से जो देवांगन जनजाति है उनके द्वारा इसे निर्मित किया जाता है। इतना डीपली नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे पूछ सकता है इसमें फैब्रिक कौन सा होता है, तो रेशम का होता है। छत्तीसगढ़ से इसका संबंध है, चंपा साड़ी से कहा जाता है, कोसा रेशम साड़ी से कहा जाता है। कोसा क्या है, तो कोसा सिल्क जो होता है, सिल्क का नाम यहाँ पर कोसा है, जो कि अर्जुन, साजा, साल, सहतूत के पेड़ों से प्राप्त होता है। प्राकृतिक रंगों का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो यही है चंपा साड़ी के बारे में, ठीक है। ये जो साड़ियाँ हैं जिनको मैं आपको बता रही हूँ, ये वो साड़ियाँ हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है। जितनी भी साड़ियाँ हैं जिनको जीआई टैग मिला है वो आपको पता होनी चाहिए। मैं भी आपको अलग से करा दूंगी आपके एग्जाम होने से पहले मैराथन में। जितनी भी साड़ियाँ हैं या जितने भी आपके फैब्रिक हैं, फाइबर हैं, उन सभी के बारे में आपको बता दूंगी, ठीक है, मैराथन में ही। क्यों पता होने चाहिए, क्योंकि ये आपके टेक्सटाइल यानी वस्त्र विज्ञान से संबंधित है, इसलिए आपको पता होना चाहिए जितने भी साड़ियों को, जितने भी एम्ब्रॉयडरी हैं, जो भी है, तो उनको किस किस को जीआई टैग मिल चुका है। अब वहाँ पर ये नहीं आएगा कि इसको जीआई टैग मिला या इसको नहीं मिला है, वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैसे इलका साड़ी का संबंध किस राज्य से क्यों है ये चर्चा में, क्योंकि देखिए इनको जीआई टैग भी मिल चुका है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद है सोनपुर साड़ी। सोनपुर साड़ी को और क्या कहा जाता है, तो इस साड़ी को बोमकाई साड़ी भी कहा जाता है, ठीक है, बोमकाई साड़ी भी कहा जाता है। इसका संबंध कहाँ से है, उड़ीसा से है, और उड़ीसा के गंजम जिले के बोमकाई गांव से है, इसलिए सोनपुर साड़ी को बोमकाई साड़ी भी कहा जाता है। हथकरघा साड़ी होती है ये, और इसे जीआई टैग 2009 में मिला था। कॉटन एंड सिल्क फैब्रिक इसमें यूज होता है।
ठीक है। कॉटन एंड सिल्क फैब्रिक इसमें यूज होगा, जिसमें सबसे आकर्षक हिस्सा जो रहता है बॉर्डर और पल्लू का होता है। डिजाइन में इसका थ्रेड वर्क है। पृष्ठभूमि ज्यादातर इसकी कैसी होती है, लाल, काला या सफेद रंग की इसकी पृष्ठभूमि होती है। ठीक है, यहाँ पर पिक्चर में भी आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये यहाँ पर ये वाली पिक्चर में लाल बैकग्राउंड है, यहाँ पर सफ़ेद है। इस टाइप की जो साड़ियाँ होती हैं उन्हें बोमकाई साड़ी कहा जाता है या सोनपुर साड़ी, जो कि उड़ीसा से संबंधित है। कॉटन एंड सिल्क फैब्रिक का इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कांचीपुरम साड़ी। कांचीपुरम का संबंध किससे है, कांचीपुरम साड़ी का? तो इसका संबंध है तमिलनाडु से। ठीक है, तो तमिलनाडु से संबंध है। फैब्रिक कैसा होता है इसमें, सिल्क फैब्रिक इसमें यूज किया जाता है। विशेषता क्या है इसकी, तो इसकी विशेषता होती है साड़ी का पल्लू और बॉर्डर अलग से इसमें जोड़ा जाता है। यहाँ पर जो इसका बॉर्डर है और जो पल्लू है, ठीक है, बॉर्डर ये वाला इसका बॉर्डर हो गया और ये पल्लू हो गया, इसको अलग से इसमें जोड़ा जाता है। जो कांचीपुरम की साड़ी होती है जिसका संबंध तमिलनाडु से है, सिल्क फैब्रिक इसमें यूज होता है। रूपांकन इसमें आपको कैसे देखने के लिए मिलेंगे, तो रूपांकन इसमें मंदिर, पुष्प, पत्तियां, पक्षियों के डिजाइन, इस टाइप के मोटिव्स इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको जो ध्यान में रखना है, आपको एक तो ये ध्यान में रखना है कि कौन सी साड़ी किस राज्य से संबंधित है, ये आपको पता होनी चाहिए। थोड़ी इसकी विशेषता भी आपको पता होनी चाहिए। विशेषता जो है ज्यादातर इसके पल्लुओं में ही होती हैं, जितनी भी साड़ियां हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा इल्का साड़ी के बारे में, कांचीपुरम के बारे में, चंपा के बारे में, सोनपुर के बारे में, इनके बारे में हमने यहाँ पर देख लिया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोग को दिया था, इनमें से कौन सा डायरेक्ट प्रिंटिंग के अंतर्गत नहीं आता। अब देखिए यहाँ पर जो पूछा गया है डायरेक्ट प्रिंटिंग के अंतर्गत नहीं आता, कौन सा ऐसा होगा जो कि डायरेक्ट प्रिंटिंग के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, स्टेंसिल प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, कार्वर्ड ब्लॉक प्रिंटिंग या फिर बाटिक प्रिंटिंग। तो देखिए जो जितनी भी प्रिंटिंग होती हैं डायरेक्ट की यदि हम बात करें, जिनको हम डायरेक्ट प्रिंट करते हैं, स्टेंसिल भी आपकी ऐसी ही है, स्क्रीन भी ऐसी ही है और ब्लॉक प्रिंटिंग भी आपकी ऐसी है। ये किसके अंतर्गत आती है, डायरेक्ट प्रिंटिंग के अंतर्गत आती है। लेकिन डी जो है, बाटिक जो है, ये आपका डायरेक्ट के अंतर्गत नहीं आएगा, ये आपका रेसिस्ट या प्रतिरोधक या अवरोधक प्रिंटिंग के अंतर्गत ये आएगा। ठीक है, ये शायद मैंने आपको कराया भी है, नहीं भी कराया तो इसको समझ लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए प्रिंटिंग जो है इसके 3 टाइप्स हैं। ठीक है, कौन कौन से, डायरेक्ट है, डिस्चार्ज है और विशिष्ट है। ये 3 टाइप की प्रिंटिंग होती है। तो देखिए इनको हम कैसे समझते हैं, आइए देखते हैं। इसमें पहले हम देख लेते हैं डायरेक्ट प्रिंटिंग। तो देखिए डायरेक्ट प्रिंटिंग के अंतर्गत कौन सा आता है आपका, कार्वर्ड ब्लॉक, स्टेंसिल, स्क्रीन, ठीक है, और रोलर। ये किसके अंतर्गत आएंगे, डायरेक्ट प्रिंटिंग के अंतर्गत, जिसको कपड़े पर डायरेक्ट अंकित किया जाता है या फिर पैटर्न बनाया जाता है। आगे बात करते हैं डिस्चार्ज प्रिंटिंग की। अब डिस्चार्ज प्रिंटिंग में क्या होता है, इसमें भी 2 आते हैं आपके, कौन कौन से आते हैं, एक होता है वाइट डिस्चार्ज और एक होता है कलर डिस्चार्ज। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले फैब्रिक को डाई करते हैं। हमने पूरा जो हमारे पास फैब्रिक है, जो भी कपड़ा है, जो पीस है, उसको हम पूरे को कलर में डाई कर लेते हैं। डाई करने के बाद जो सेलेक्टेड एरिया होता है जहां पर कलर हमें नहीं चाहिए, वहां से क्या करेंगे, कलर को डिस्चार्ज या फिर रिमूव कर देते हैं। यही क्या कहलाता है, यही डिस्चार्ज प्रिंटिंग कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर हम पिक्चर में देखेंगे, यदि यहाँ पर ब्लू कलर का है, पहले हमने क्या किया, ब्लू कलर में इसे डाई कर दिया और जहाँ पर हमें प्रिंट नहीं चाहिए था उस तरीके के यहाँ पर डिज़ाइन बनाकर वहाँ से कलर को डिस्चार्ज कर दिया जाता है, इसी को, या फिर रिमूव कर दिया जाता है। इसी को क्या कहते हैं, डिस्चार्ज प्रिंटिंग कहते हैं। अब इसमें वाइट डिस्चार्ज भी होता है, कलर्ड भी होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, वाइट डिस्चार्ज जो है इसमें क्या होगा, वाइट जो प्रिंट है उसमें डार्क बैकग्राउंड होगा और वाइट इसमें प्रिंट होता है। डार्क में क्या होता है, कलर रिमूव हो गया और नया कलर उसमें हमें दे देना है। जैसे कि हमने अपना जो कलर है, ठीक है, यहाँ पर हमने ये वाइट बैकग्राउंड ना होगा, इसमें हम कलर कोई भी, जैसे रेड है, मान लीजिए रेड कलर इसमें हमने ला दिया, ये क्या है, कलर डिस्चार्ज कहलाता है। तो ये 2 तरीके से होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें जो ज़रूरी चीज़ है वो आपको पता होना चाहिए, प्रिंटिंग 3 टाइप के हैं,
डायरेक्ट, डिस्चार्ज और रेसिस्ट, ये क्वेश्चन रेसिस्ट से संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा भी गया था पीजीटी में, तो ये तो आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन सी प्रिंटिंग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। डायरेक्ट के अंतर्गत आपके ब्लॉक, स्टेंसिल, स्क्रीन, रोलर प्रिंटिंग, ये सभी इसके अंतर्गत आएंगे, ठीक है। डिस्चार्ज प्रिंटिंग को आपको समझने की ज़रूरत है कि सबसे पहले हम फैब्रिक को डाई करेंगे, फिर जो सेलेक्टेड एरिया रहता है जहाँ पर हमें कलर नहीं चाहिए, जो हमने डिज़ाइन उस पर बनाया है, वहाँ से कलर को डिस्चार्ज कर देते हैं या फिर रिमूव कर देते हैं। वाइट डिस्चार्ज और कलर डिस्चार्ज। वाइट, ये यहाँ पर जो डिज़ाइन है ये क्या है, वाइट, ठीक है, और कलर्ड हमें चाहिए होता है तो हम कलर उसमें डाल देते हैं, जो भी हमारा डिज़ाइन है उसी को कलर डिस्चार्ज कहा जाता है। तो ये दो तरीके से होता है। फिर आगे बात करते हैं रेसिस्ट प्रिंटिंग की। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो इसके अंतर्गत बाटिक और टाई एंड डाई आते हैं, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। वैसे प्रिंटिंग मैंने करा दिया है, डाइंग एंड प्रिंटिंग, वो आप देख लीजिएगा, वरना मैं बाद में आपको एक बार करा दूंगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कौन सा किसके अंतर्गत आता है। अगर आप मतलब थोड़ा बहुत भी दिमाग से थोड़ा चलेंगे ना, देखिए समझने की कोशिश करेंगे, डायरेक्ट क्या है, डिस्चार्ज में हम क्या कर रहे हैं, कलर को रिमूव कर रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं, रेसिस्ट जहाँ पर कुछ अवरोधक का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, टाई एंड डाई, बाटिक में यही तो होता है, मॉम वगैरह का हम यूज़ करते हैं, ठीक है, किसी प्रतिरोधक रेसिस्ट का प्रयोग कर रहे हैं। टाई एंड डाई में भी हम यही करते हैं, उसको क्या करते हैं, रस्सी वगैरह से अच्छे से उसको जब हम डाई करना होता है, जहाँ पर हमें कलर नहीं चाहिए होता है, मान लीजिए चने का दाना, उसको हमने अच्छे से उसमें वो कर दिया, बांध दिया, ठीक है, बांधनी भी तो हम इसे कहते हैं टाई एंड डाई को, तो यही होता है रेसिस्ट प्रिंटिंग, ठीक है। आगे चलते हैं, इडली को किस प्रकार बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ कुकिंग मेथड दिए हुए हैं, तो आपको बताना है इडली जो है उसको हम किस मेथड से हम बनाएंगे, ब्लांचिंग, स्टीमिंग, स्टीविंग या सिमरिंग। तो किस मेथड से बनाया जाता है, तो स्टीम करके बनाया जाता है इडली को। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं, देखिए स्टीविंग क्या है, स्टीम क्या होता है, बर्तन में बंद बर्तन में धीरे धीरे पकाना, ये क्या कहलाता है, स्टीविंग कहलाता है। और इसका टेम्परेचर कितना होता है, 98 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में यदि पूछे 208 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि आपको टेम्परेचर इसका पता है तो फ़ारेनहाइट आप निकालना यदि सीख जाएंगे तो वो याद करने की, रटने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। फिर बात करते हैं सिमरिंग। सिमरिंग क्या होता है, खदकाना, ठीक है। आप देखते हैं सब्जियां वगैरह खदकती रहती हैं, थोड़ा उसमें पानी होता है, पानी की ज़्यादा मात्रा उसमें नहीं होती है। ये कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस 212 फ़ारेनहाइट से कम होता है। 100 डिग्री सेल्सियस हम कहाँ लेते हैं, जहाँ हमें बॉईल करना होता है, ठीक है। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इससे कम होगा, लेकिन जो पोचिंग जो होता है, पोस्ट जब हम एग बनाते हैं उससे ज़्यादा होता है। यानी कि इसमें कितना टेम्परेचर होता है, 85 से 93 डिग्री सेल्सियस इसमें होता है। और फ़ारेनहाइट की यदि बात करें 185 से 200 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कुकिंग मेथड्स मैंने आपको सारे कराए हुए हैं, अगर आप देखना चाहें तो वीडियोस में जाके देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से वहाँ पर मैंने बताया है। स्टीमिंग में क्या होता है, उबलते पानी से भाप में गर्म करना, भाप के द्वारा पकाना। इसी मेथड से आपके मोमोज बनते हैं, इडली बनती है, और इसका टेम्परेचर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे इसे बनाते हैं। एक फ्रेम होता है, उसमें नीचे कुकर वगैरह जो भी आपका बर्तन हो उसमें क्या करेंगे, पानी रखेंगे थोड़ा, ठीक है। अब उसके ऊपर फ्रेम हम अपना रखेंगे, भाप के द्वारा वो बन जाता है इडली या मोमोज जो भी हम बनाते हैं। ये इसमें किस मेथड का हम प्रयोग करते हैं, स्टीमिंग मेथड का, यानी उबलते पानी से भाप में गर्म करना, ठीक है। ब्लांचिंग क्या होता है, ब्लांचिंग में हम जैसे टमाटो वगैरह हमें चटनी वगैरह बनानी हो तो हम अपना उसी में ऐसे ही डाल देंगे अपना जो भी फूड आइटम है, जो भी वेजिटेबल्स हैं या जो भी है, ठीक है, उसको हम गर्म पानी में इसी तरीके से खदकाते हैं। तो ये क्या कहलाता है, ब्लांचिंग कहलाता है। आगे चलते हैं, हैजा या टाइफाइड किसके संक्रमण से फैलता है। तो हैजा और टाइफाइड किसके संक्रमण से फैलता है, ऑप्शन है विषाणुओं से, जीवाणुओं से, उत्तकों के विनाश से, उपाच्य के व्यतिक्रम से। तो किसके द्वारा फैलता है, तो ये बैक्टीरिया के कारण फैलता है, ठीक है, जीवाणुओं से फैलता है। इसकी भी मैंने आपको एक वीडियो कराई हुई है जहाँ ट्रिक से बताया हुआ है, अगर आप ट्रिक से इन चीज़ों को याद करेंगे, अगर नहीं याद हो रही है तो आप अच्छे से, आपका क्वेश्चन जो भी आपका आंसर होगा वो गलत ही नहीं होगा, ठीक है। तो वो भी आप देख सकते हैं।
आगे चलते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछे जाने की संभावना है, ज़रूरी नहीं है इसी तरीके से आपसे पूछा जाए। आपसे पूछ सकता है कब मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, या कब आता है, कौन से मंथ में आता है, इसका जो वो है हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको पता होना चाहिए WHO के बारे में, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है कि कौन सा कथन सही होगा। ऑप्शन है इसमें दिए हुए हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना वाशिंगटन में 7 अप्रैल 1984 को हुई थी। विश्व में स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने हेतु इसकी स्थापना हुई। प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो इसमें से कौन से सही होंगे। ऑप्शन है 1, 2, 3, 2 या 3, 1, 3 या 1 और 2। तो देखिए इसमें जो आपका सही होगा वो कौन सा होगा, बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो इसकी स्थापना है वो 1984 में नहीं हुई थी। ठीक है, 7 अप्रैल को हुई थी लेकिन 1984 में नहीं हुई थी। और ये किससे संबंधित है, तो ये स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने हेतु इसकी स्थापना की गई थी। यानी इसमें आपके बी दूसरा और तीसरा इसमें ऑप्शन सही होगा। इसके बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं, कहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। WHO की फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कभी कभी इतने सिंपल से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी ये आपको पता होना चाहिए। तो स्थापना इसकी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 1984 था, इसलिए गलत हो जाता है आपका। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1948 में हुई थी। वर्तमान में 194 देश, ठीक है, यहाँ पे देश कर लीजिएगा, देश WHO के सदस्य हैं, और सॉरी यहाँ पर मेंबर आएंगे इसके, ठीक है, ये काट दीजिएगा। अब 194 WHO के सदस्य हैं और 150 देशों में इसके कार्यालय होने के साथ साथ इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, कौन कौन से हैं। क्षेत्रीय कार्यालय अफ्रीका है, अमेरिका है, पूर्वी भूमध्य सागर है, यूरोप है, दक्षिण पूर्व एशिया है, वेस्टर्न पैसिफिक है। हमारे जो भारत है वो किसके अंतर्गत आएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया के अंतर्गत। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 में WHO का कार्यक्रम हुआ और अतः वर्तमान में 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अब ये तो आपको पता है कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अब पूछ सकता है कि 2022 की थीम क्या थी। ठीक है, तो थीम क्या थी, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, ये इसकी थीम थी। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। आपको अगर आप किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी योजना, कुछ भी आप यदि पढ़ रहे हैं उसको, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, तो आपको ये बेसिक सी चीज़ें पता होना चाहिए, कब वो आया, ठीक है, कब किस दिन, यदि उसका कोई स्पेशल डे है तो वो कब मनाया जाता है, थीम क्या है, कौन कौन से देश शामिल है, हमारा भारत शामिल है या नहीं है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए भारत जो है 12 जनवरी 1948 को WHO का सदस्य बना था। WHO का दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से सॉल्व हो जाते हैं। एक तो भारत कब शामिल हुआ ये आपको पता चला। WHO का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इसका कार्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में स्थित है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, सफ़ेद खद्दर पर की जाने वाली फुलकारी को कहा जाता है। तो फुलकारी की यहाँ पर बात हो रही है और सफ़ेद खद्दर पे कौन सी फुलकारी की जाती है उसकी बात हो रही है। ऑप्शन है थिरमा, तिलपत्रा, नीलक और चोप। तो किसकी जो फुलकारी है सफ़ेद खद्दर पर कौन सी की जाती है ये आपको बताना है। तो देखिए सफ़ेद जो खद्दर है उस पर जो फुलकारी की जाती है उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन है थिरमा, तिलपत्रा, नीलक, चोप। तो उसे थिरमा कहा जाता है। ठीक है, ये सभी क्या है, फुलकारी के टाइप्स हैं जिनको डिफरेंट बैकग्राउंड में, डिफरेंट कपड़े पे किया जाता है। ठीक है, सफ़ेद खद्दर के कपड़े पर किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, थिरमा कहा जाता है। यहाँ पर आप पिक्चर में भी देखेंगे तो ये तो जो इसकी एम्ब्रॉयडरी है, फुलकारी वो है, लेकिन जो इसके नीचे का जो बैकग्राउंड है वो कैसा है, वाइट है। फिर है नीलक। नीलक क्या है, जो नीले रंग के खद्दर के वस्त्रों पर पीले रंग के रेशमी धागों से कढ़ाई की जाती है उसे क्या कहते हैं, नीलक कहते हैं। ठीक है, तिलपत्रा, यह सस्ते एवं
सस्ते वह झिरझिरे महीन वस्त्रों पर ये की जाती है। इसमें छोटे छोटे फूलों के नमूने बनाए जाते हैं और तिलपत्रा जो होता है, मालिक जो होता है वो अपने दास को भेंट करता है, इसे तिलपत्रा कहा गया है। और ये सस्ते कपड़े पर बनाया जाता है। झिरझिरा महीन कपड़ा होता है, उस पर छोटे छोटे फूलों के नमूने बनाए जाते हैं, इसी को तिलपत्रा कहा गया है। ठीक है, चोप क्या है? तो इसको लाल रंग की चादर पर इसे बनाया जाता है, सुनहरे पीले रंग के रेशमी धागे से डिजाइन किया जाता है। इस एम्ब्रॉयडरी जो है, और ये जो है नानी जो है वो शादी के समय अपनी नातिन को देती है। सुभर क्या है? यह चोप के भांति ये लाल रंग के चादर पर बना होता है, माँ अपनी बेटी को शादी के अवसर पर देती है, उसे क्या कहते हैं? सुभर कहते हैं। ये सभी क्या है? तो ये सभी हैं फुलकारी के टाइप्स। यदि आपको फुलकारी पढ़ना हो तो मैंने ये वीडियो भी बहुत अच्छे से कराई हुई है, कौन सी एम्ब्रॉयडरी का इसमें यूज होता है, सारे इसमें सारा कुछ मैंने बताया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर है HbA1c की वह मात्रा जिसके ऊपर मनुष्य मधुमेह से ग्रस्त माना जाता है, मधुमेह यानी कि डायबिटीज से ग्रस्त माना जाता है। तो कौन सी होगी? 6.2%, 6.5, 6.8, 7.0। तो देखिए, यदि 6.5 से ऊपर है या 6.5 है तो जो मनुष्य है उसको डायबिटिक माना जाएगा। HbA1c क्या है? एक प्रकार का टेस्ट होता है जो कि हम डायबिटिक पेशेंट के लिए करते हैं। इसमें क्या होता है, 3 महीने तक का भी पहले का इसमें बता देता है कि जो शुगर है वो रही थी या नहीं रही थी, तो 3 महीने का पहले तक का भी इसमें पता चल जाता है। 6.5 से है या इससे ऊपर है तो मनुष्य डायबिटिक कहलाएगा। यदि कम है तो यानी कि 5.5 के आसपास है तो प्री डायबिटिक होगा, उससे कम है तो उसको डायबिटीज नहीं है। ये हमें पता चलता है HbA1c टेस्ट के द्वारा। आगे है अल्पाका रेशा की व्युत्पत्ति किससे होती है? तो अल्पाका रेशा का यहाँ पर पूछा गया है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए यहाँ पर लिया है क्योंकि जो आपका प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया है किसी एग्जाम में, और वो जो घटना चक्र है यूथ का, उसमें जो आंसर है वो गलत दिया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लिया है। तो इसमें कौन सा आपका सही होगा? भेड़, ऊंट, बकरी, खरगोश। तो देखिए, अल्पाका रेशा जो है वो हमें किससे प्राप्त होता है? ऊंट से। ऊंट की एक प्रजाति है उससे प्राप्त होता है। ठीक है, भेड़ से प्राप्त नहीं होगा। ये हमें कैसे, हम देखते हैं इसको व्याख्या में। तो देखिए, जो भी हमें बालों के द्वारा, हेयर के द्वारा रेशे प्राप्त होते हैं, कौन कौन से हैं? एक तो होता है हमें कैमल हेयर से प्राप्त, एक गॉड, एक होता है मिसलेनियस के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, कैमल से, कैमल फैमिली से संबंधित, लामा फैमिली से संबंधित जो प्राप्त होते हैं वो हमें ऊंट की प्रजातियों से प्राप्त होते हैं। गॉट यानी बकरी से संबंधित अंगोरा गॉट जिसमें मोहेर आ जाता है, कश्मीरी हो गया कॉमन। ठीक है, कश्मीरी पश्मीना वगैरह ये हमें किससे प्राप्त होते हैं? गॉट हेयर से प्राप्त होते हैं। कैमल का जो कैमल फैमिली है, लामा है, उनसे प्राप्त होते हैं। ठीक है, और इसको हम देखते हैं तो बेसिकली जो हमें अल्पाका है वो लामा फैमिली से प्राप्त होता है। लामा फैमिली में आपके आ जाते हैं ग्यूकिना और ग्यूइनाको, अल्पाका और लाइमा, और अल्पाका लाइमा से मिलकर बनता है हुआरियो जो भी है। ठीक है, तो ये हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है? अल्पाका लामा फैमिली से प्राप्त होता है। लामा फैमिली का संबंध किससे है? कैमल से है। तो ये आपको पता होना चाहिए, कैमल हेयर से प्राप्त होता है हमें, कैमल फैमिली से। डर्मोन्ड्री और बैक्टीरियन कैमल हेयर लामा से प्राप्त होते हैं, ये हमें विक्यूना और गुआनाको, अल्पाका, लाइमा, तो ये हमें प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर था वो आपका ऊंट होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो बाकी बुक्स में भेड़ दिया हुआ है लेकिन भेड़ इसका सही आंसर नहीं होगा, ऊंट ही इसका सही आंसर है। ठीक है, और फिर है कौन सा जानवर ऊन प्राप्ति का सोर्स नहीं है? कौन सा नहीं है ये पूछा है। कभी कभी क्या होता है, हम जल्दबाजी में ऐसे देखेंगे और नहीं को हम ध्यान ही नहीं गया, उस पर हमारी नजर ही नहीं गई और हमने जल्दबाजी में भेड़ लगा दिया यहाँ पे। लेकिन इसमें पूछा है कौन सा ऊन प्राप्ति का सोर्स नहीं है, तो कौन सा नहीं होता है? भेड़ है, ऊंट है, हिरण है, बकरी है। तो हिरण जो है ये ऊंट प्राप्ति का सोर्स नहीं होता, ऊन प्राप्ति का सोर्स नहीं होता है। भेड़ से हमें प्राप्त होती है, ऊंट से प्राप्त होती है, बकरी से भी प्राप्त होती है। तो इसमें सी इसका गलत हो जाएगा। फिर है कार्डिंग के द्वारा, हम कार्डिंग एक प्रोसेस होता है, टर्मिनोलॉजी है ये इसकी टेक्सटाइल की, उसमें कार्डिंग का हम यूज करते हैं। कई बार जब भी हमने रेशे पढ़े हैं वहाँ कार्डिंग जो है ये नाम आया है। इसके द्वारा होता क्या है यह आपसे पूछा गया है। रेशा से धागा बनाया जाता है, रेशे को बांधा जाता है, रेशे को सुलझाया जाता है या रेशे को साफ किया जाता है। तो देखिए, कार्डिंग के द्वारा क्या किया जाता है? रेशे को साफ किया जाता है। जितनी भी रेशे में अशुद्धियां हैं, धूल कण है,
उनको साफ करके उनको निकाला जाता है, जबकि रेसे को सुलझाना क्या कहलाता है, कॉम्बिंग प्रोसेस किया जाता है। तो ये हमने देखा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ एमसीक्यू थे। आई होप आपको समझ आ गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। किसी को कहीं भी कोई डाउट लगता है ना तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। बाकी जो और एमसीक्यू हैं जो मैंने आपको दिए थे, पोस्ट किए थे, उनको भी मैं आपको करा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। कहीं भी कोई भी आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। बाकी सारे ही महत्वपूर्ण हैं, आप देख लीजिएगा। कुकिंग मेथड मैंने अच्छे से कराया हुआ है। प्रिंटिंग के बारे में आपको पता ही होना चाहिए कि प्रिंटिंग डायरेक्ट है, डिस्चार्ज, रिसिस्ट, इन तीनों में कौन कौन से आते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। रिसिस्ट प्रिंटिंग के अंतर्गत 2 आएंगे, बाटिक और टाई एंड डाई इसी के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था, वहां पर जो सही माना था वो टाई एंड डाई को माना गया था। बाकी दोनों ही सही थे पीजीटी में क्वेश्चन जो आया था, ठीक है। साड़ियाँ वगैरह मैं ये सारा आपको करा दूंगी, जितनी भी साड़ियों को जीआई टैग मिला हुआ है विद पिक्चर, ठीक है। कहीं भी कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।